गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिन बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो देखिए, आज हमने पोर्शन शुरू किया है, वो है लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो देखिए, इसमें आपके उद्योगों में सबसे पहला है उद्योग, वो है लोहा इस्पात। इसके बाद देखिए कई सारे उद्योग हैं जो हम इसमें पर्टिकुलर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोहा इस्पात उद्योग को देखते हैं। देखिए, तो लोहा इस्पात उद्योग है, इसका इतिहास है, स्थानीय कारक है इसके, और वितरण प्रतिरूप है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये सभी उद्योगों के लिए मध्यवर्ती उद्योग का काम करता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। क्योंकि सभी क्या है, सभी उद्योग किसी न किसी रूप में इस लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कारखाना है, जैसे वो कपड़े का कारखाना है, तो उसमें जो मशीनें बनती है वो लोहे की बनती है। तो लोहा इस्पात उद्योग को इसीलिए आधारभूत उद्योग कहते हैं ना, क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए सामग्री प्रदान करता है ना, इसलिए इसको आधारभूत में रखा गया है ना। देखिए, जो लोहा इस्पात उद्योग है, ये काफी बड़े पूंजी प्रधान उद्योग है। इन्हें लगाने में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और विस्तृत रूप से इनके लिए स्थान की और स्थानीयकरण के कारकों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जिस देश में लोहा इस्पात उद्योग अधिक विकसित है, वो देश भी तरक्की के रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है कि अभी जो है भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर लोहा इस्पात उद्योग में, लोहा इस्पात उत्पादन में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर आपका चाइना है, दूसरे नंबर पर आपका जापान है, और तीसरे नंबर पर इंडिया। तो भारत ने जो है वो तीसरा स्थान हासिल कर लिया है लोहा इस्पात उद्योग में। तो देखिए, आपको पता है, जैसे इसका महत्व तो आपको पता ही है कि जो आज की जो आधारिक संरचनाएं हैं, है ना, जैसे कि पुल है, सड़कें हैं, इमारतें हैं, है ना, और रेल लाइनें हैं, सभी को बनाने में, चाहे परिवहन के साधन हो, है ना, निवास स्थान के साधन हो, है ना, इसका रक्षात्मक महत्व भी है ना, आयुध महत्व भी, क्योंकि लोहे से ही विभिन्न प्रकार की जो है रक्षा सामग्री बनाई जाती है, मिसाइलें जितना भी है ना, और टैंक वगैरह है ना। तो लड़ाई के जितने भी उपकरण हैं वो भी इसी से बनाए जाते हैं ना। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा तीसरा उत्पादक है लोहा इस्पात उद्योग का, और इसका प्रयोग आपको पता ही है कि कितना इसमें यूज किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका देखेंगे इतिहास, हिस्ट्री क्या है ना, कि इसका विकास कैसे हुआ है ना। देखिए, आपको तो पता ही है, प्राचीन काल से ही हमारे देश भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रचलन रहा है, जिसका प्रमाण सीधा साधा जागता मौर्यकालीन लौह स्तंभ है जो दिल्ली की महरौली में स्थापित है। दिल्ली की महरौली में स्थापित हुआ लौह स्तंभ लगभग 2500 साल पुराना है, और 2500 सालों से अभी तक खड़ा हुआ है, जो हमारे यहाँ की जो धातुकर्मी उद्योग है उसकी सीधी की सीधी क्या देता है, वो जानकारी बताता है ना, या उसके प्रमाणित करता है। आपको पता है, वो हमारे यहाँ पर जो है हमारे यहाँ से तलवारों को दमिश्क के लिए, जो सीरिया की राजधानी प्रेजेंट में, तो वहाँ पर तलवारों का निर्यात किया जाता था, है ना। आपको बता दूँ, भारत में आधुनिक तरीके से इस्पात बनाने का प्रथम कारखाना जो प्रयास किया गया था, या इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास किया, तो 1830 के दशक में किया गया था, और वो किया गया था तमिलनाडु के पोर्टो नोवा के पास, है ना। तमिलनाडु में पोर्टो नोवा के पास किया गया था, परंतु वो बाद में क्या हो गया, वो विफल हो गया। 1866 में वो बंद हो गया, है ना। इसके बाद 1830 से 1860 के बीच में, 1830 से 1860 के दशक के बीच में कई जगह पर प्रयास किए गए, असफल प्रयास हालांकि किए गए। जैसे बेपोल किया गया था केरल में, है ना, और कोयम्बटूर में किया गया था तमिलनाडु में, और पश्चिम बंगाल की बीरभूम में, और उत्तर प्रदेश की कालाधुंगी में ऐसे प्रयास किए गए थे, परंतु वो सफल नहीं हो पाए, है ना। सबसे पहले सफल इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए आपको बता दूं मैं, तो जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, द्वारा 1907 में, है ना, जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर सबसे पहले निजी क्षेत्र में सफल लोहा इस्पात मिल की उद्योग की कारखाने की स्थापना की गई थी, है ना, जिसने 1908 में अपना लोहा इस्पात का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, है ना। इसके बाद देखिए, 1908 के में ही एक हीरापुर में, आसनसोल में खोला गया था। कौन सा खोला गया था, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी नाम का एक कारखाना खोला गया था, है ना। इसके बाद फिर 1923 में जो है भद्रावती में खोला गया था, है ना, तो स्थापना हुई है ना। इस भद्रावती VISL कहते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं ना, VISL कहते हैं ना। इसके देखिए, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भी जो है इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन दिया। तो सबसे पहले हमारे पास निजी क्षेत्र में कौन सा था, आपका
जमशेदपुर का साक्षी में जो है वो कारखाना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना किसने की थी? जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने की थी, है ना। तो देखिए भारत सरकार जो है हमारे देश में तरक्की चाहती थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में जो है कारखाने लोहे के भारी मात्रा में कम थे, है ना। तो भारी उद्योग के कारखानों के लिए या देश की प्रगति के लिए तो क्या हुआ, सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे यहाँ पर 3 कारखाने स्थापित किए गए थे, है ना। जिसमें से विदेशी सहायता इसमें ली गई थी, तकनीकी सहायता जो इसमें ली, जिसमें क्या था, राउरकेला था उड़ीसा का, भिलाई था छत्तीसगढ़ का और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल का, है ना। ये तीनों इस्पात संयंत्र जो है वो एकीकृत थे, सार्वजनिक क्षेत्र के थे, मतलब सरकारी कारखाने थे ये, है ना। और इसके बाद देखिए जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में, है ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक अतिरिक्त कारखाना खुला गया था झारखंड के बोकारो में, है ना। तो वो एक अलग था, है ना। देखिए वर्तमान समय में भारत में जो है लगभग कुछ बड़े मात्रा में जो कारखाने हैं उनकी संख्या लगभग 13 या 14 के आसपास है, जो बड़ी मात्रा में कारखाने। इसके अलावा लगभग 200 के करीब छोटे छोटे कारखाने हैं जो स्थानीय स्तर पर जो है लोहे इस्पात का उत्पादन करते हैं, ना। आपने एक सुना हुआ संगठन सेल, SAIL, जिसको हम कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। हिंदी इसकी कहते हैं, इसको हिंदी में भारतीय इतिहास प्राधिकरण लिमिटेड, इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1973 में सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था सरकार का, कि जो सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक कारखाने हैं जो लोहा इस्पात के, ये उनका प्रबंधन करता है ना, उनकी देखरेख करता है, उनके प्रबंधन को ध्यान में रखता है, ना। देखिए इसी के बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी कई सारे कारखाने खुले, जो सलीम में हो गया, तमिलनाडु के सलीम में, है ना, कर्नाटक के विजयनगर में, है ना, आंध्र प्रदेश के कर्नाटक में और उड़ीसा के पारादीप में कुछ लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित ये किए गए 4, है ना। तो देखिए इसके अलावा वही छोटे छोटे कारखाने हैं, है ना। तो मुख्य कारखाने जो है मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दे रखे हैं, टिस्को, BISL, HSL भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, BSL, है ना, और सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो आपके सामने 10 ये बड़े उद्योग हैं, भारत की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, है ना, उनके जो कारखाने हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे, है ना। इससे पहले हम देखते हैं इसके स्थानीयकरण के कारक क्या है ना। तो देखिए स्थानीयकरण के कारक मतलब कौन कौन से इसको कारक जो है प्रभावित करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग जो प्रभावित तो होता है। तो देखिए आपको बता दूं, देखिए लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है और इसे बड़ी मात्रा में कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 टन लोहा बनाना है तो 1 टन लोहा कच्चा बनाने के लिए आपको 1.5 टन से अधिक तो कच्चा लोहा चाहिए, आपको लोहा इसके चाहिए, है ना। लगभग 1 टन के बराबर आपको कोक चाहिए, कोक मतलब बनाने के लिए कोयला, है ना, और लगभग आधा टन आपको चूना पत्थर चाहिए। इसके अलावा जल की आवश्यकता होती है। तो ये उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर इन पदार्थों की प्रचुरता है, क्योंकि अन्यथा इनको ढोने के लिए बड़ी मात्रा में परिवहन व्यय करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इन कारखानों की स्थापना उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां पर परिवहन व्यय न्यूनतम हो। और इसके बाद क्या होता है, उन स्थानों पर स्थापित करके कारखानों को वहां पर निर्मित माल को बाजारों में भेज दिया जाता है ना। तो तैयार और निर्मित माल को भेजना बजाय आसान है, बजाय कच्चे माल के परिवहन की, है ना। तो ये ज्यादा इसमें सुविधाजनक रहता है। इसके अलावा इस स्थानीयकरण के कारक का जो वितरण के प्रतिरूप पर फर्क पड़ता है, यानी वितरण जो प्रारूप है इसका कारखानों का, वो उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पर जो है कच्चे माल इनको आसानी से चूना पत्थर है ना, और कोयला है ना, और लोहा के पदार्थ जो आसानी से मिल जाते हैं, वहीं पर कारखाने स्थापित कर दिए जाते हैं, है ना, देश में। मैं इससे पहले आपको लोहा अयस्क पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा होगा पहली क्लास में लोहा अयस्क के बारे में पढ़ाया था, कहाँ पर लोहा अयस्क ज्यादा पाया जाता है। परंतु ये लोहा इस्पात उद्योग भी वहीं स्थापित है जहाँ पर आसानी से जो है लोहा अयस्क की प्राप्ति हो जाती, कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है ना। क्योंकि ये जो इसमें जो लोहा इस्पात उद्योग में जो पदार्थ यूज होते हैं कच्चे माल के तौर पर, वो काफी होते हैं, वो वजन वाले होते हैं और निर्माण के पश्चात उनमें वजन ह्रास भी हो जाता है ना। जैसे 1 टन जो है लोहा इस्पात बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 टन जो कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है, तो है ना। तो देखिए कितना वजन ह्रास होता है, लगभग 3 से 4 टन का वजन ह्रास हो रहा है। तो इसलिए इसका जो इस्पात का जो उद्योग है उनकी स्थापना कारखानों की उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहां पर ये कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, है ना।
इस समय देश में देखिए 11 तो बड़े आपके एकीकृत इस्पात कारखाने हैं, है ना, 145 के करीब छोटे कारखाने हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे और कई सारी जो मिल्स हैं वो चल रही हैं, है ना। और देखिए इसको एक निजी क्षेत्र की कंपनी है टाटा आयरन स्टील में, बाकी सभी कारखानों का जो प्रबंध है वो कौन करता है, ये करता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इनका प्रबंधन करता है ना, इनको चलाने के लिए आवश्यक सुविधाएं देता है ना, इनमें नियम बनाता है, क्या कैसे प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी इसमें ये इनको सुझाव अपने सलाह देता है। तो देखिए सबसे बड़ा है, तो सबसे पहली कंपनी है देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है टिस्को, इसको हम कहते हैं टिस्को, जमशेदपुर में है ना। देखिए ये जो कारखाना है आपका, है ना, ये कहाँ पर है, जमशेदपुर में है, और स्वर्ण रेखा और खारकोई नदियों के संगम पर इसको स्थापित किया गया है, कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर में, है ना, उत्तर पश्चिम में, कोलकाता से 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, और यह कोलकाता नागपुर रेलमार्ग के सहारे, है ना, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थापित किया गया है, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थापित किया गया। देखिए ये देश के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना आपको बता दूं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये क्या है, देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है ना, और एकमात्र है निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा भी है ना, क्योंकि इसकी जो वार्षिक क्षमता है वो 19 लाख टन तो कच्चे लोहे की है, 20 लाख टन जो है इग्नोट इस्पात की है, और 30 लाख टन जो है वो बिक्री वाले यानी जो बेचने जो इस्पात स्टील बनता है उसकी क्षमता है, तो काफी बड़ी मात्रा में इसकी क्षमता है ना। देखिए इसको स्थापित किया गया था सन 1907 में जमशेद जी नसरवान जी टाटा, है ना, उन्होंने इसको स्थापित किया था, है ना। और मैंने तो इस कारखाने को प्रत्यक्ष जाकर के देखा भी है, लगभग पूरा शहर बसा हुआ है, इतना बड़ा कारखाना है, लगभग 30 से 40 वर्ग किलोमीटर में कारखाना फैला हुआ है, जितना बड़ा आपका मतलब ये मान लीजिए कि ये आप सोच सकते हैं आप काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है, पूरा एक सिटी है एक तरह से, है ना। तो देखिए इस कारखाने को कई सारे कच्चे माल मिलते हैं, तो आप उनको समझ लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा, वैसे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे, है ना। जैसे देखिए इस कारखाने को जो है लोहे से कहाँ से मिलता है, गुरु मिसानी से मिलता है ना, बादाम पहाड़ से मिलता है जो मयूरभंज जिला है आपका उड़ीसा का, है ना, और झारखंड के नोआमंडी से मिलता है, सिंहभूमि जिले में पड़ता है ना, की खानों से मिलता है। इसके अलावा कोयला कहाँ से मिलता है इसको, झरिया, झारखंड की झरिया की खदानों से, है ना, जमदोबा की पश्चिमी बोकारो की खानों से इसको कोयला मिलता है, किसको, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को, है ना। इसके अलावा देखिए चूना पत्थर इसको कहाँ से मिलता है, वीर मित्रपुर से मिलता है, हाथीवाड़ी से मिलता है इसको, है ना, बड़दुआपुर से मिलता है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश से मैग्नीज मिलती है इसको, मैग्नीज, है ना, वहाँ से मिल जाती है ना। तो डोलोमाइट जो है इसको सुंदरगढ़ से अग्नि मिट्टी मिल जाती है, तो कई सारी चीजें इनको मिल जाती है ना। तो ये कारखाना इस प्रकार से कई सारी चीजों का यूज करता है। और देखिए इसके पास आपका बाजार तो है ही है, टाटा आयरन स्टील को जमशेदपुर का, कोलकाता से बंदरगाह सुविधा मिल जाती है इसको, और उत्तर भारत का काफी बड़ा बाजार है इसके पास, तो माल की कोई समस्या बेचने में नहीं आती, माल को सप्लाई में करने में कोई समस्या नहीं आती। और यहाँ पर देखिए मजदूरों की आपूर्ति भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर ये स्थापित है वहाँ घनी आबादी का वितरण देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए दूसरा कारखाना है वो इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, है ना। देखिए इसके 3 कारखाने हैं, इसको के 3 कारखाने हैं, जो कहाँ पर है, एक तो कुल्टी में है, एक हीरापुर में है, और एक बर्नपुर में, है ना, कोलकाता से 227 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये 3 कारखाने इनके, है ना। इस कारखाने को भी जो कोयला लोहा इस कहाँ से मिलता है, गुआ खान से मिलता है, गुआ जो खान है ना वहां से मिलता है। कोयला कहाँ से मिलता है, रामनगर से, झरिया से, है ना, तो इनसे मिलता है इसको कोयला, है ना। इसके अलावा इसको चूना पत्थर जो पाराघाट से, बड़दुआपुर से, मैग्नीज जो है इसको उड़ीसा से मिलती है ना। और इसके अलावा इसको जो जल मिलता है वो दामोदर नदी घाटी से प्राप्त हो जाता है, दामोदर नदी घाटी से कुछ स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा दामोदर नदी घाटी से ही इसको को क्या मिलता है, विद्युत की आपूर्ति भी होती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारखाना है। इसके बाद है VISL यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, भद्रावती कर्नाटक। इसकी स्थापना देखिए 1923 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कर्नाटक का शिमोगा जिला है, वहां पर भद्रावती एक नदी है ना, उसके तट पर की गई थी। इसको देखिए कच्चा जो लोहा मिलता है वो बाबा बुदन की पहाड़ियां है ना कर्नाटक में, वहीं पे पास में, है ना, चिकमंगलूर जिले में है, केमानुगंडी और बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, जो वहां से लोहा इसको निकाला जाता है, वहीं से इसको मिल जाता है। मैग्नीज एवं क्रायोलाइट इसको थोड़ी दूर से मिलता है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारखाना है। इसके बाद देखिए HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये 3 कारखाने हैं, है ना।
ये देखिए जो HSL राउरकेला है, इसकी स्थापना किसने की थी? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। जर्मनी की एक कंपनी थी जिसका नाम था क्रुप्स एंड डिमेग, है ना। क्रुप्स एंड डिमेग नामक कंपनी की सहायता से इस राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? शंख और कोयल जो नदियां हैं, शंख और कोयल नदियां हैं झारखंड में, है ना, उनके संगम के पास उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में किया गया था ना। तो ये नदियां जो निकलती हैं वो कहाँ से? झारखंड और उड़ीसा में मिलकर के बहती हैं, है ना। देखिए इस कारखाने को जो लोहा गैस की गैस कहाँ से मिलती है? वो बरसुआ से मिलती है, कोयला मिलता है बोकारो से मिलता है ना। किसको? HSL राउरकेला को, है ना। और झरिया से भी मिलता है कोयला, है ना। कोयला की और कोरबा की खदानों से भी मिलता है। इसके अलावा मैग्नीज जो है उसको पास ही मिल जाती है, चूना पत्थर हाथीवाड़ी से मिल जाता है ना। और देखिए इसको पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? हीराकुंड बांध से होती है। हीराकुंड बांध में महानदी पर है ना, उससे इसको आपूर्ति। इसके अलावा देखिए अगला क्या है? हिंदुस्तान लिमिटेड का भिलाई इस्पात संयंत्र है ना। इसे सोवियत संघ की स्थापना से स्थापित किया गया था भिलाई वाले को। और कब किया गया था? 1953 में, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला है जिसका नाम है दुर्ग, उसमें एक छोटा सा कारखाना है भिलाई के स्थान, भिलाई नामक स्थान पर। कोलकाता मुंबई पुणे, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे, है ना। तो ये जो है देखिए इसको भिलाई वाले जो संयंत्र है इसको इस्पात की आपूर्ति कहाँ से होती है? इसको इस्पात की आपूर्ति होती है कि डल्ली राजहरा जो अयस्क है ना, अयस्क भंडार डल्ली राजहरा बहुत फेमस है ये स्थान, है ना। ये लोहा अयस्क मैंने आपको लिखवाया हुआ होगा डल्ली राजहरा, तो उससे इसको लोहा अयस्क की आपूर्ति मिलती है भिलाई को, है ना। इसके अलावा कोयला इसको मिलता है, वहाँ पे कोरबा मिलता है, कोरबा से छत्तीसगढ़ से, है ना। बोकारो से मिलता है, करगली से मिलता है, झरिया से भी मिलता है ना। कोयला काफी पास ही, ज़्यादा दूर दूर नहीं है ना। इसके अलावा पानी भी मिलती है इसको, जो तंदुला नहर से मिलता है। बिजली भी जो है कोरबा विद्युत संयंत्र से मिलती है इसको, है ना। कोरबा क्या है? एक विद्युत एक ताप विद्युत संयंत्र भी है कोरबा, है ना। हमने सुना होगा ताप विद्युत में, तो इसको क्या मिलता है? कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से इसको विद्युत भी प्राप्त होती है ना। तो उसके पास देखिए कई सारी सुविधा है, बंदरगाह सुविधा है, विशाखापट्टनम का जो है बंदरगाह सुविधा देता है इसको, भिलाई के पास में ही, दूर नहीं आता है ना। इसके अलावा भी कई सारी सुविधाएं हैं, देखो जनसंख्या की आपूर्ति यहाँ पर आसानी से होती है, कच्चे माल आसानी से मिल जा रहे हैं, है ना। मजदूर भी आसानी से मिल जा रहे हैं, ढुलाई और आपकी परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है ना। इसके बाद HSL जो है दुर्गापुर, है ना। इस कारखाने पर देखिए 1962 में स्थापित किया गया था, 1962 में, और ये किया गया ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से 1962 में HSL हिंदुस्तान लिमिटेड स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो देखिए इसको भी क्या मिलता है? कोयला झरिया से मिलता है। और पानी कहाँ से मिलता है? दामोदर घाटी निगम से इसको पानी मिलता है दुर्गापुर वाले को, है ना। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था 1962 में, है ना। चूना पत्थर इसको वीरमित्रपुर और हाथीवाड़ी से मिलता है। वीरमित्रपुर और हाथीवाड़ी आपके उड़ीसा राज्य में है, सुंदरगढ़ जिले में है ना। ये बाकी खदान है। मैग्नीज जो है क्योंझर जिला से मिलता है ना। और जल तो हो गया आपको दामोदर नदी निगम से है। बिजली भी किससे मिलती है? DVC से मिलती है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से इसको विद्युत भी प्राप्त होती है ना। इसके बाद देखिए आपका बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो है ना। ये झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम पर स्थापित किया है। बोकारो स्टील लिमिटेड BSL, है ना। बोकारो स्टील लिमिटेड झारखंड के बोकारो में, इसको हजारीबाग जिले में बोकारो नामक स्थान पर, और बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर इसकी स्थापना की गई है 1964 में। किसके सहयोग से की गई? BSL की रूस के सहयोग से। 1964 में रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद देखिए आपका सलेम तमिलनाडु के पास है। सलेम जो है तमिलनाडु में, देखिए दक्षिण का एकमात्र ऐसा कारखाना है जहां जो है उत्तम कोयले का अभाव है, और यहाँ लगभग लौह अयस्क का भी जो है अभाव ही है, परंतु फिर भी ये वहाँ पर कारखाना खुला गया है क्योंकि इसको थोड़ा बहुत लौह अयस्क जो है साउथ से मिल जाता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये कारखाना, है ना। चूना पत्थर मिल जाता है, लौह अयस्क मिल जाता है ना। और जो बिजली है इसको तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन से मिल जाती है। नेवेली क्या है? जो वहाँ पर जो निकृष्ट कोटि का लिग्नाइट किस्म का कोयला होता है उससे नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो विद्युत बनाती है, क्योंकि साउथ में तमिलनाडु में एकमात्र लिग्नाइट कोयले का ही आधार है, क्योंकि वहाँ से जो मुख्य कोयला क्षेत्र हैं देश के वो काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो ये लिग्नाइट नेवेली कॉर्पोरेशन से उत्पन्न जो कोयला उसका यूज करता है, इसके अलावा बिजली का भी